आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के नामकरण एवं परिचय पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 अर्थात सन 1643 से सन 1843 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इसके लिए जो प्रमुख नाम दिए गए हैं उनमें मिश्र बंधुओं ने इस युग को अलंकृत काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा इसे कला काल कहा गया, भगीरथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार काल नाम दिया तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे रीति काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा तथा उनका मानना था कि इस युग की कविता में अलंकार की प्रधानता है। यद्यपि इस युग की कविता को अलंकृत करने की प्रवृत्ति हम देख सकते हैं, किंतु केवल अलंकृत करना ही इस युग की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो इस युग के कवियों ने अलंकार की अपेक्षा रस को प्रधानता दी है। इस युग की कविता में अलंकार के साथ साथ अन्य काव्यांगों का भी सम्यक निरूपण हुआ है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में अलंकार शब्द में सभी काव्यांगों का समावेश हो जाता है, किंतु यदि हम हिंदी की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ अलंकार शब्द एक काव्यांग विशेष के लिए ही रूढ़ है। अतः इस युग की कविता को केवल अलंकृत काल के नाम से संबोधित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग को श्रृंगार काल कहा। जिस प्रकार से अलंकृत काल इस युग की पूर्णता को व्यक्त नहीं करता है, उसी प्रकार से श्रृंगार काल नाम भी इस युग का संपूर्ण परिचय नहीं करवाता है। यद्यपि इस युग की कविता में श्रृंगार की प्रधानता है, इसमें संदेह नहीं है, किंतु केवल श्रृंगार की प्रधानता है, अन्य काव्यांगों का महत्व नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस युग की कविता के लिए केवल श्रृंगार काल नामकरण उपयुक्त नहीं है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस कविता के लिए कलाकाल नामकरण किया। कलाकाल नामकरण अपने आप में पूर्ण नहीं है तथा वह इस युग की किसी विशेष प्रवृत्ति को भी नहीं दर्शाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस युग की कविता को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया। रीति शब्द संपूर्ण काव्यांगों के निरूपण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः इस युग की कविता में यदि हम देखें तो प्राय सभी कवियों ने काव्यांग निरूपण किया है। अतः रीतिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यह नामकरण श्रृंगार तथा अलंकृत की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक और संगत है। इसमें रीति संबंधी ग्रंथ ही अधिकांश नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही ग्रंथ रचने की भी दिखाई देती है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि रीतिकाल संज्ञा भी कुछ सीमा तक पूर्ण नहीं है, जैसे घनानंद, आलम, बोदा, ठाकुर, सूदन आदि ये कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में काव्यांगों का निरूपण नहीं किया है तथा उन पर काव्य शास्त्र का प्रभाव भी नहीं है। किंतु जिस प्रकार से रीतिकाल का वर्गीकरण रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किया गया है, तो इन कवियों को रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है तथा रीतिकाल नामकरण ही सर्वाधिक उपयुक्त है। हिंदी साहित्य में रीति निरूपण की प्रवृत्ति भक्ति काल से ही प्रारंभ हो गई थी। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, कृपाराम की हित तरंगिणी आदि में रीति के प्रारंभिक रूप हमें दिखाई देने लगते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जो
कालक्रम की दृष्टि से भक्ति युग में ही आते हैं। केशव द्वारा रचित कविप्रिया में रीति की शास्त्रीय पद्धति दिखाई देती है। रीतिकाल का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया गया है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है। सर्वप्रथम रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की तथा उदाहरण के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत की। इनके द्वारा लक्षण ग्रंथ लिखने का उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को काव्यशास्त्र का ज्ञान करवाना था। रीतिबद्ध कवियों द्वारा जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं वे वास्तव में उनका मौलिक विवेचन नहीं है। इन ग्रंथों में मौलिक विवेचन का सर्वथा अभाव दिखाई देता है तथा इस युग के लक्षण ग्रंथ प्राय संस्कृत के अनुकरण पर ही लिखे गए हैं। चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हे, रघुनाथ आदि इस युग के प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। इस काव्य के वर्गीकरण का दूसरा आधार रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने यद्यपि लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु अपनी रचनाओं में उन्होंने रीति निरूपण किया तथा उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी। इस जानकारी का पूरा उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी कहे जा सकते हैं। बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की तथा यही उनके प्रसिद्धि एवं अमरता का आधार बन गई। रीतिकाल में तीसरी धारा रीति मुक्त कवियों की है। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात ये वे कवि हैं जिन्होंने अपने हृदय के उद्गारों को स्वच्छंद रूप से व्यक्त किया तथा इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही काव्य रचना की। इन कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव प्रमुख हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, रीति काल में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की तथा उदाहरण के रूप में अपनी कविता को प्रस्तुत किया। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले ये कवि वास्तव में आचार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका विवेचन मौलिक नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों के विषय में कहा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों के आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनका मत है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका सर्वथा अभाव इन कवियों में था। रीति ग्रंथकारों का प्रमुख उद्देश्य कविता करना था, शास्त्र विवेचन नहीं। अतः कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देखकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हिंदी रीति ग्रंथों में नहीं हुआ है। काव्यांगों के सुव्यवस्थित विवेचन एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए सुविकसित गद्य का होना अनिवार्य है, किंतु उस समय तक हिंदी में गद्य का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। अतः पद्य में ही विवेचन होता था जो अपर्याप्त था और विषय का स्पष्टीकरण भी नहीं हो पाता था। इन कवियों ने प्राय एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर उदाहरण के रूप में कविता प्रस्तुत की है। अतः इनका उद्देश्य लक्षण को स्पष्ट करना नहीं था, बल्कि अपनी कविता को प्रस्तुत करना ही था और कहीं कहीं तो इनके उदाहरण भी गलत दिए गए हैं। इन कवियों ने केवल श्रृंगार रस के विवेचन में ही रुचि ली, अन्य रसों की प्राय उपेक्षा की गई है। इस प्रकार रीति विवेचन इन
एकांगी एवं एकपक्षीय तथा अधूरा है। हिंदी में इन रीति ग्रंथकारों में मौलिक दृष्टि का अभाव है। संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर इन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया। हिंदी के अधिकतर अलंकार ग्रंथ जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित के कोवलयानंद आदि संस्कृत ग्रंथों के आधार पर निर्मित हुए हैं। अतः हिंदी में लक्षण ग्रंथकारों को आचार्य की कोटि में विभिन्न विद्वानों ने नहीं रखा है तथा उन्हें सामान्य कवि ही माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया। हिंदी के इन रीति ग्रंथकारों का ज्ञान अपरिपक्व था। वे स्वयं अधूरे अधकचरे ज्ञान के आधार पर काव्यांग निरूपण कर रहे थे, अतः इनके विश्लेषण में अस्पष्टता आना अत्यंत स्वाभाविक है। रीतिकालीन परिवेश दरबारी परिवेश था। उस युग के कवि प्राय राज्याश्रित थे तथा पुरस्कार की इच्छा से अपने आश्रयदाता को अधिकाधिक प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और उसी के अनुसार वे काव्य रचना करते थे। अतः इनकी काव्य रचना में वह सहजता एवं स्वाभाविकता नहीं है जो एक स्वच्छंद कवि में होती है। इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी में इन लक्षण ग्रंथकारों का महत्व कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का कार्य किया तथा यह श्रेय इन्हीं रीति ग्रंथकारों को दिया जा सकता है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है तथा इस काल में विपुल साहित्य की रचना हुई है।